नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। दिल्ली चुनाव, रोजाना नए नए बयान, नए नए विवाद की वजह से पूरे देश की नजरों में बना हुआ है। यहां सियासी सरगर्मियां 7वें आसमान पर और मेगा नॉमिनेशन का दौर चला है तो सियासी पारा और ज्यादा बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा, मनीष सिसोदिया और रमेश बिदोड़ी जैसे दिग्गजों ने पर्चा भरा तो इधर केजरीवाल और सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में गृह मंत्रालय की मिली मंजूरी ने दिल्ली के दंगल में घमासान को और ज्यादा बढ़ा दिया। आम आदमी पार्टी मंजूरी की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। वहीं राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान को कोट करते हुए इंडियन स्टेट जैसा बयान देकर बीजेपी को बड़ा मुद्दा थमा दिया। बीजेपी भी इस मुद्दे पर पीछे नहीं रही और फौरन राहुल के बयान का जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन भी निकाल दिया। वहीं स्कूलों को धमकी के मामले और एनजीओ के हाथ को लेकर भी बीजेपी हमलावर। तो इन तमाम मुद्दों पर बहस जरूरी है क्योंकि केजरीवाल सिसोदिया पर केस की मंजूरी की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी का इंडियन स्टेट वाला बयान कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा सकता है क्या। बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिल्ली चुनाव में आरएसएस और सोरोस की एंट्री से किसे फायदा होने वाला है। और बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्कूलों को धमकी का एनजीओ कनेक्शन सामने आ रहा है जिस पर बीजेपी आप पर हमलावर है। तो ठोकेंगे इन सारे मुद्दों पर ताल और जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। वो वैसे चुनाव लड़ रहे हैं, हम जनता के बीच चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, आरोप तो अभी वो लगाना शुरू किया, लगाते रहेंगे क्योंकि उनको हार अपनी सामने बिल्कुल हार जो है दिखाई दे रही है। भ्रष्टाचार के लड़ाई पर आए थे और आज सत्ता कुर्सी गवा कर इन सबका उनको नामांकन नहीं करना चाहिए था अगर थोड़ी नैतिकता बची होती। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. और ये कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं, गैर जिम्मेदाराना है। सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं हुई। कि रियल आजादी मिली जब राम मंदिर बना। इसी स्टेटमेंट अगर वो देते गए तो हिंदुस्तान में फिरना बड़ा मुश्किल उनको हो जाएगा। कोई अरविंद केजरीवाल कम है, फर्जीवाल ज्यादा है। बीजेपी के पास कुछ बताने के लिए नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है। कहीं कोई एनजीओ, कहीं कोई व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है तो वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे। वो षड्यंत्रकारी हैं, उन्होंने एक भ्रामक षड्यंत्र रचने का काम किया है। इनका वही घिसा पिटा पैटर्न है, झूठे केस लगाओ, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो। आप तो बताओ आपका मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है? आतिशी जी है नहीं, आपने कहा टेम्परेरी हैं, खुद आप बन नहीं सकते। तो चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ आज साजिया इल्मी है, बीजेपी की प्रवक्ता, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ जुड़ेंगी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। कुशाग्र सक्सेना हमारे साथ होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। राम कृपाल सर, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विजय त्रिवेदी सर, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हाजी रंगरेज, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, हाजी रंगरेज AIMIM की तरफ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। गीता भट्ट, संघ विचारक, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी। मैं सबसे पहले हाजी रंगरेज आप ही के पास आ रहा हूं। इस करप्शन की लड़ाई में AIMIM किसके साथ खड़ी है? देखिए प्रतीश भाई, जिस तरीके से केजरीवाल जब केजरीवाल का जन्म हुआ और जिस तरीके से उनकी पार्टी का जन्म हुआ, उन्होंने कहा हम करप्शन मुक्त कर देंगे पूरी दिल्ली को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे बड़े बड़े उन्होंने वादे किए। अब आज देखिए घपले घोटाले से लेकर FIR से लेकर और अब तो मतलब जेल से लेकर और अब जो है एक नया मामला जो है जो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है वो हुआ है उनके ऊपर कि उन पे जांच शुरू होगी। तो ऐसे नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने जो साफ सुथरी छवि का मॉडल दिल्ली में लाए थे। हाजी रंगरेज, आपके मुताबिक जांच की टाइमिंग पर AIMIM कोई सवाल नहीं खड़े कर रही है। आप कह रहे हैं करप्शन का चार्ज लगा है, जांच होनी चाहिए, यही मतलब है? बिल्कुल जांच होनी चाहिए और जब तक जांच चल रही है जब तक उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और नैतिकता के आधार पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और
और प्रत्याशी जो उनको लड़ाइए। जब आप करप्ट हैं और आप करप्ट का हाजी रंगरेज, आपने का आरोप लगा तो आप पूरी दिल्ली में आपने एक सेकंड हाजी रंगरेज जी, आपने कहा कि आरोप लगा तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आपने जो 2 उम्मीदवारों को टिकट दिया है उन पर भी आरोप लगा है और वो जेल में है, तो नैतिकता के आधार पर वो कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? जवाब चाहिए। नैतिकता के आधार पे इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं वो। देखिए वो करप्शन का चार्ज है, अलग, उनकी नैतिकता अलग, नैतिकता के पैमाने अलग। बिल्कुल सबकी पार्टियों की नैतिकता के पैमाने अलग अलग होते हैं। बहुत से जवाब दिया, नैतिकता के पैमाने सबके अलग। बहुत अच्छे हाजी रंगरेज जी। बिल्कुल। और दूसरे प्रत्युष भाई मैं कह रहा हूं ऐसे चार्ज तो बीजेपी के कम से कम 90 सांसद हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े अपराध हैं, जिनकी 7 साल से भी ज्यादा की सजा है। तो वो तो ये देखिए रही राजनीतिक, मगर जब एक मुख्यमंत्री जिसने कहा हो कि मैं कभी करप्शन नहीं करूंगा, करप्शन नहीं होने दूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं जो है भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, तो आज वो खुद उसमें साजिया अलमी जुड़ चुकी है। साजिया अलमी जी आवाज आ रही है ना आप तक? साजिया अलमी जी आवाज आ रही है ना केजरीवाल के? साजिया अलमी जी नमस्कार, आदाब जी, नमस्कार जी। क्या ये चुनाव को लेकर ये ईडी की जांच वाला दाव है? क्योंकि टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसकी मंजूरी तो पहले ही मिल जानी चाहिए। भाई जब भी देखिए मुझे लगता है इसीलिए क्योंकि बार बार इसका जिक्र होता है 1 नेशन 1 पोल होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी कुछ होता है कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं। और आम आदमी पार्टी की ये दलील थी कि हमें बार बार जेल में डाला जा रहा है। अभी मुकदमा तो चला नहीं है, चार्जशीट तो हुई नहीं है, कब तक रखोगे जेल में? अब जाहिर सी बात है पूरे जांच कार्रवाई के बाद, सबूतों को परखने के बाद, अब जब मुकदमा तय हो रहा है तो जो पार्टी अपने को कट्टर ईमानदार कहती है डर क्यों रही है? क्या तकलीफ है भाई? जब आप गए हैं, अब बेल पर बाहर हैं, जेल गए हैं, बड़े बड़े मामले हैं, सीएजी रिपोर्ट खुद कह रही है, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, वही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल एक आम इंसान से मुख्यमंत्री बन गए थे, यूपीए 2 का करप्शन को उजागर कर रहे थे, शीला दीक्षित के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। लेकिन साजिया अलमी जी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात, साजिया अलमी जी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नवंबर में कही थी कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अथॉरिटी से परमिशन की जरूरत है। नवंबर में बात कही थी। और अब जब दिल्ली चुनाव है, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कर भी दिया उन्होंने, तब यह मंजूरी मिलती है। तो इसलिए कह रहे हैं टाइमिंग देखिए। भाई देखिए ये मुकदमा तो चलना है। हाँ। और नवंबर में अगर इसकी बात कही गई है तो दिसंबर में बात हो सकती थी ज्यादा, तब जनवरी में हो गई है। क्या फर्क पड़ता है? अगर ये मुकदमा पहले दर्ज होता तो मुकदमा हो रहा होता, तब तो मुकदमा चल ही रहा होता, उसके बीच में कर लेते। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना फर्क क्या हो गया टाइमिंग से। आपने गड़बड़ की है, आपने घोटाला किया है, घोटाला हुआ है, आपने नई पॉलिसी बनाई है, आबकारी नीति में प्रॉब्लम है, 2026 करोड़ का नुकसान है, आप मुकदमा हो रहा है। प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा मुझे। आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ। ठीक है, अभी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता जुड़ेंगे तो उनसे भी सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले रामकृपाल सर, क्या इस चुनाव में करप्शन वाला नैरेटिव कहीं ओझल सा हो रहा था इसलिए एंट्री कराई गई? हो गई एंट्री? अब देखिए बहुत सारे, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं होता जिसको इलेक्शन के दौरान एंट्री ना मिले। अब ये अलग बात है चलता कौन है, ये तो जिस दिन 8 तारीख को काउंटिंग हो जाएगी तब लोग विश्लेषण करते हैं कि ये वाला चला, ये वाला नहीं चला। रही बात, मैं एक चीज़ बहुत नेताओं के नाम से नैतिकता शब्द सुन के मुझे अच्छा लगता है कि सारे अनैतिक काम नैतिकता की बात याद रखते हुए किए जाते हैं। तो ये कम से कम नैतिकता भी राजनीति में नारे के रूप में ही जिंदा है, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, या सुकून है। रही बात जो आप कह रहे हैं टाइमिंग का, सारी चीज़ों का, मुझे ऐसा लगता है कि बार बार ये बात टाइमिंग वाली उठती है। लोकसभा चुनाव था तब भी कुछ टाइमिंग की बात उठी थी पहले। क्यों ना सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके एक ऐसा कानून बना दें कि जब इलेक्शन जैसे आचार संहिता लागू होती है तो यह आचार संहिता अदालत पर भी लागू हो जाए, दुनिया के सारे इंस्टीट्यूशन पर, ये पुलिस थानों पर, सब जगह लागू हो जाए,
ताकि ये मामला न उठे कि आचार संहिता के बाद किसी के खिलाफ कोई जांच हो रही है। मैं समझता हूँ सारी पार्टियां इससे परेशान होती हैं, जो सत्ता में रहती है वो कम परेशान होती है, जो विपक्ष में रहती है ज़्यादा होती है। तो मिलजुल करके एक आचार संहिता लागू होते ही सब बंद को हो जाना। ठीक है विजय त्रिवेदी सर, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, कई बार इससे पहले भी जांच की टाइमिंग पर सवाल उठे हैं चुनाव के समय में। ये तो जांच है, ये तो कभी भी हो सकती है। और एक बात और, क्योंकि कोर्ट ने अभी तक उस केस में बरी नहीं किया है, अभी भी वो जांच चल रही है, तो ये कहना कि साहब ये चुनाव है इसलिए ऐसी टाइमिंग चुनी गई, इसका कोई असर पड़ता है क्या चुनाव में? देखिए प्रत्युष, ये मामला तो पुराना चल ही रहा है, जिसको लेकर लंबे समय से केजरीवाल साहब जेल में भी रह लिए, उसके बाद बाहर भी आ गए, जमानत पर भी आ गए। मसला टाइमिंग का सवाल किया जा सकता है, क्योंकि नवंबर में हुआ और अभी जब चुनाव हो रहे हैं, जनवरी में चुनाव है। लेकिन इस मान लीजिए ये एक्शन नहीं भी लिया जाता तो भी जो टैग है, मैं ये नहीं कह रहा कि उन पर आरोप साबित हुआ नहीं हुआ, जो टैग है शराब घोटाले का वो तो उस पर लगा हुआ ही था। इस टाइमिंग से केवल मुझे जो लगता है वो फायदा ही हो सकता है केजरीवाल साहब को पॉलिटिकली, क्योंकि वो कहें कि देखिए विक्टिम के लिए मुझे ये इलेक्शन के टाइम में फिर से ये मुकदमा बनाया गया, क्योंकि यदि वो नहीं भी होता तब भी शराब घोटाले का टैग उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने या जो भी लोग आरोप लगा रहे थे उन्होंने उस पर जोड़ दिया। इसमें कुछ एड ऑन नहीं हो रहा, एड ऑन केवल ये हो रहा है टाइमिंग, और वो टाइमिंग का फायदा मुझे लगता है केजरीवाल साहब को मिलेगा, क्योंकि वो इसको बढ़ाकर कहेंगे कि देख लीजिए इस तरह से मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है, सिस्टम पर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा सकती है। बाकी कोई इससे बहुत और बड़े करप्ट आरोप के तौर पर जाने जाएंगे वो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्या होगा। और नैतिकता की बात तो कर ही दी कि सबके अपने अपने नैतिकता के पैमाने, उन्होंने तो बड़ी बेबाकी से जवाब दिया अजीत अंग्रेज जी ने कि सबके नैतिकता के पैमाने अलग अलग होते हैं, AIMIM के लिए पैमाना अलग है, बाकी दलों के लिए पैमाना अलग है। बड़ी बेबाकी से आज जवाब दिया। प्रियंका कक्कड़ जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, आवाज जा रही ना आप तक? प्रियंका जी, अभी इस केस में कोई बरी नहीं हुआ है, जांच चल रही है, तो अगर मंजूरी अभी मिल रही है तो फिर टाइमिंग पर सवाल क्यों? सभी को नमस्ते। प्रत्युष जी मेरा सवाल ये है, बहुत एको आ रहा है जी वो ठीक हो जाएगी, निकाल दे। तो मेरा देखिए, हम तो जवाब देते रहेंगे और दुनिया के आगे ये केस है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI को बंद पिंजरे में तोते की तरह यूज किया गया। ED कोर्ट ने कहा कि ED हैज नॉट एक्टेड विदाउट बायस, मीनिंग कि ED ने द्वेष की भावना से काम किया। PMLA कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है बकायदा कि अरविंद केजरीवाल जी के अगेंस्ट एक चवन्नी का प्रमाण नहीं मिला, देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल, ये कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। ये तो हो गई मेरिट्स की बात। मुझे सवाल ये करना है, जब इनके पास प्रोसिक्यूशन सैंक्शन भी नहीं था तो ये हमारे नेताओं को 2 साल तक जेल में कैसे रखे, कैसे उनको इतना प्रताड़ित किया गया? आपसे पहले जो भी स्पीकर थे, मैं देख नहीं पा रही, माफी चाहूंगी। इट इज नॉट अबाउट प्लेइंग विक्टिम कार्ड। आप देखिए कि सबसे ज्यादा अगर आम आदमी किसी पार्टी को प्रताड़ित किया गया है पॉलिटिकल हिस्ट्री में तो वो आम आदमी पार्टी को किया गया है। आपका व्यूअर आज इतना इंटेलिजेंट है कि वो समझता है कि क्यों किया गया। अरविंद केजरीवाल जी ने देश की राजनीति में एक राजनीति का नया मॉडल और नया पैमाना सेट किया, जिसको बार बार बीजेपी ने अटैक किया, बार बार अपनी गंदी राजनीति की, ताकि वो बदनाम हो, उनके अगेंस्ट उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस उठे। पर आप सोचिए कि वो एक इकलौते ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने देश, दिल्ली में आपको फ्री बिजली दे दी, फ्री पानी दे दिया, फ्री महिलाओं को बस यात्रा दे दी, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे दी, आज भी 2100 रुपए प्रति महिला की गारंटी दी, 18,000 रुपए ऑनरेरियम पुजारियों ग्रंथियों की गारंटी दी। ये सब करने के बाद एक मुनाफे का बजट पेश किया सारे देश में, सारे के सारे बजट घाटे में, और यही बात चुभती है भाजपा को। जी प्रियंका जी, फिर ऐसा क्यों है कि आप ही की सहयोगी कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक में तो सहयोगी आपकी रही है, वो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी सीएम बन ही नहीं सकते। संदीप दीक्षित ने यह बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि अगर चुनाव जीत भी जाते हैं तो वो सीएम बन ही नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट ने जिन शर्तों पर उनको बेल दी है वो केस अभी खत्म नहीं हुआ है, शर्त चलती रहेंगी। इस बार कांग्रेस की सहयोगी दिल्ली में भाजपा बनी है, तभी उन कांग्रेस को दिख नहीं रहा कि परवेश वर्मा एक अवैध बंगले में रहकर कैश बांट रहे हैं, सोने की चेन बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं,
वोटर एडिशन और डिलीशन का फर्जीवाड़ा हो रहा है। हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ, 40 लाख वोटर ऐड हुए लोकसभा चुनाव के बाद। 40 लाख प्लस वोटर कहां से आ गया महाराष्ट्र में एकदम, पर ये हुआ। और वही दिल्ली में प्रयास चल रहा है, पर हम ये आवाज उठा रहे हैं, कांग्रेस नहीं उठा रही जी। तो आपका व्यूअर आज बहुत इंटेलिजेंट तो है, साजिया जी इस चुनाव में एक नया नैरेटिव वो ये कि बीजेपी और कांग्रेस पर्दे के पीछे से जुगलबंदी कर रही है, और इस केस में भी कथित शराब घोटाले में बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। प्रत्युष जी, फेंकने की भी हद होती है। अब कोई यकीन करेगा मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया। इतना ज्यादा झूठ बोलो, इतना बोलो कि एक मकड़े की तरह अपने ही जाल में फंस जाओ। ये तो राजनीतिक सारे विशेषज्ञ बैठे हैं। अगर राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं होते, कोई आम इंसान होता, चौथी पांचवी क्लास का बच्चा भी होता, कभी यकीन करेगा कि इंडिया में कांग्रेस पार्टी और भाजपा साथ हैं? मतलब कोई यकीन करेगा? तो पता नहीं किसको मूर्ख बना रही है, समझ रही है, वो जाने। मतलब कुछ भी बोल दो, कुछ भी चलेगा। दूसरी बात कर रही है फर्जी वोटर उसकी। मोहिंदर गोयल कौन है? विधायक है। कहां से विधायक है? रिठाला से। किस पार्टी के विधायक है? आम आदमी पार्टी के। क्या किया इन्होंने? बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोटर कार्ड और आधार कार्ड पर उनके सिग्नेचर्स हैं। दूसरी बात ये कह रही है कुछ किया ही नहीं इन लोगों ने। अब बताइए, जब वो जेल में थे तब कह रहे थे चार्जशीट क्यों नहीं हो रही है, फिर जब चार्जशीट हो गई तो कह रहे थे मुकदमा क्यों नहीं चल रहा है, मुकदमा में इतना वक्त क्यों लग रहा है। अब जब मुकदमा हो रहा है तब उनको फिर तकलीफ है कि मुकदमा क्यों हो रहा है। तो मतलब, और जब वन नेशन वन पोल की बात आती है तब कहते कि ये गलत है। और जब हर एक वक्त में, क्योंकि इतने भ्रष्टाचार किए हैं और इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा फेरिस्त है सबूतों की और फॉरेंसिक डिटेल की, तब कहते हैं कि भाई क्यों अब मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये टाइमिंग की बात है। अगर एक हफ्ते पहले होता, एक हफ्ते बाद होता, और या फिर एक महीने पहले होता, क्या फ़र्क पड़ता? आप खुद ही बताइए। और अगर कोई कह रहा, वो तो मैं बहुत दिनों से कह रही हूँ, संदीप दीक्षित तो अब कह रहे हैं, जब अरविंद केजरीवाल जी को, जो अपने सुपर सीएम बने हुए हैं, जब अभी उनको इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो साइन कर सकें फाइल्स पर या सेक्रेटेरिएट में बैठें, तो अव्वल तो जीतेंगे नहीं, और जीत भी जाएंगे तब कैसे बैठेंगे? तो सीएम चेहरा तो उनके पास है ही नहीं। या आतिशी को बना रहे सीएम चेहरा कि नहीं, वो तो कह नहीं रहे। लेकिन जिस तरह से हाथ बढ़ा कर पूछ रहे भाजपा से कि आपका सीएम चेहरा क्या है, कम से कम आईना तो देखते, क्योंकि उनके पास कौन है सीएम चेहरा? आपसे पूछ नहीं रहे, आपको बता रहे हैं। आपको पूछ नहीं रहे, आपको बता रहे हैं फटा पोस्टर निकला गालीबाज। वो कह रहे हैं फटा पोस्टर निकला गालीबाज। आपने तय नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तय कर दिया। बीजेपी का सीएम चेहरा रमेश बिदुड़ी। अरे खुद बेचारे केजरीवाल तो बन नहीं सकते, और अब अपने मन से अंतर्यामी कुछ ऐसे होगा, कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त है कि जब पकड़ने वाले होते हैं, अरेस्ट हो रहा होता है, तब पता चल जाता है। अब तो भाजपा से ज्यादा भाजपा के बारे में उनको पता है। चलिए, हमारे साथ तो जाने उनका काम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है हारून यूसुफ, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारून यूसुफ जी, ये बताइए कि करप्शन के आरोपों पर क्या कांग्रेस का स्टैंड झारखंड और दिल्ली में अलग अलग है? कांग्रेस का स्टैंड भ्रष्टाचार के ऊपर हमेशा साफ रहा है और स्पष्ट रहा है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने शीला जी पे आरोप लगाए, मंत्रिमंडल पे आरोप लगाए, आज 12 साल गुजर जाने के बाद भी एक छोटा सा भी कोई चीज उनको मिल नहीं पाएगी। और जो जन लोकपाल की बात करते थे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, और सरकार छोड़ के गए थे 49 दिन के अंदर, आज का वो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये शराब घोटाला क्या है, ये स्कूलों के डेस्क का घोटाला क्या है? हारून यूसुफ जी, जिन मुद्दों को आप गिना रहे हैं, ये मुद्दे तो लोकसभा चुनाव के समय भी थे, तो उस वक्त आपको ये दाग नजर नहीं आ रहे थे? सब क्लीन था। देखिए, उस समय जब लोकसभा चुनाव था तो एक इंडिया गठबंधन बना था, और उसके तहत जो है ये चुनाव लड़ा गया था। लेकिन हमने पहले भी कहा कि हमारी बहुत बड़ी भूल और गलती थी। 2 गलतियां हमने की, एक तो दिल्ली में इनको समर्थन देकर जी, और दूसरा लोकसभा इनके साथ चुनाव लड़के। और आपने देखा आज जो हाल इस आम आदमी पार्टी का है, पूरा शहर जो है जी, वो लगता ही नहीं है दिल्ली है, ऐसा लगता है किसी गांव में हम घूम रहे हैं। चलिए, आपने कहा कि ये बहुत बड़ी गलती थी और इंसान गलतियों से ही सीखता है। मुझे एक बात और बताइएगा कि इस मसले पर आप कह रहे हैं कि
साहब ये सबसे करप्ट है, इन्होंने वादा किया था करप्शन हटा देंगे, लेकिन करप्शन हटाए क्या? अब आप ही के साथ की आपकी सहयोगी, चाहे वो टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना की उद्धव गुट की पार्टी हो या शरद पवार हो, उनके लिए अरविंद केजरीवाल बेदाग हैं क्या? कांग्रेस के लिए दागी और आप ही की सहयोगियों के लिए बेदाग। आपके जवाब देने के लिए नहीं आया हूं यहाँ पर जी, मैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ बैठा हूं। तो क्या इस दिल्ली के चुनाव में आपकी सहयोगियों ने कांग्रेस को आपको अकेला छोड़ दिया? वो सब चले गए अरविंद केजरीवाल के खेमे में? कांग्रेस ने हमेशा लड़ाइयां लड़ी हैं, अकेले ही लड़ी हैं। और मैं आपको याद होगा कि कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन बना था वो इसीलिए बना था कि एक भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ को किस तरह हराया जाए, तो उसके तहत ये बना था। और हम जो है जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत भी की है, सरकारें भी बनाई हैं और 24 स्टेट में कांग्रेस की सरकारें रही हैं। लेकिन आज ऐसा लगता है कि शायद हम कोई नई पार्टी बन के आ रहे हैं सामने। जी हारून यूसुफ जी, तो ये मुकाबले हमको करने झारखंड में आप हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं, आप वहां पर कह रहे हैं कि आरोप गलत है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। तो यहां पर आप कह रहे हैं कि आरोप सही है, मुझे जांच एजेंसियों के इस्तेमाल पर आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। इस्तेमाल हो रहा है या सही काम हो रहा है? बताइए कि जो आरोप लगाए गए थे माननीय कोर्ट ने उसको खारिज करते हुए उनको जमानत दी थी और चुनाव लड़े थे और लोगों ने मैंडेट लोगों का होता है। प्रजातंत्र के अंदर लोग फैसला करते हैं कि कौन नुमाइंदगी करेगा, कौन नहीं करेगा। दिल्ली में 2 मरतबा हमको लोगों ने मैंडेट नहीं दिया, हमने उसको स्वीकार किया क्योंकि हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। इसलिए हमने जब भी इस तरह का वर्डिक्ट लोग देते हैं उसको माना है। और कांग्रेस बहुत बार सरकार में रही है, बहुत बार हारी भी है। तो ये कहना कि कांग्रेस जो है वो खत्म हो गई है जी, ये मैं समझता हूं कि एक जाति है। अच्छा, अब संदीप दीक्षित जी ने कहा कि दिल्ली को रोने वाली सरकार नहीं चाहिए, दिल्ली को दहाड़ने वाली सरकार चाहिए। 11 सालों से दिल्ली की जनता कांग्रेस की दहाड़ क्यों नहीं सुन पा रही है? ऐसा है कि जिस तरीके का आडंबर झूठ का रचा गया इस दिल्ली शहर में, और वो जो काम 15 साल कांग्रेस ने किए थे, आज लोग उन तमाम कामों को याद कर रहे हैं। नल से जल आता था, नल से सीवर का पानी नहीं आता था। आज पीने का पानी लोग, मजदूर भी है वो 50 से 60 रुपए रोज का पानी खरीद के पीता है, तकरीबन 1800 रुपए खर्च करता है। ये कहते हैं हमने सब कुछ फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया। पूछो उन गरीब लोगों से जो पानी खरीद के पी रहे हैं, क्या फ्री किया तुमने? और ये दूषित पानी, सीवर की लाइन जो है वो पानी में मिल गई है। ज्यादातर दिल्ली के अंदर मुझे हैरत इस बात की है कि करोड़ों लीटर पानी जो है पीने का, वो कहां से आ रहा है मयूर जग में? तो इसका मतलब है सरकार। हारून जी, राम कृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। राम कृपाल साहब। हारून जी, जो चीजें आप गिना रहे हैं ये जून के बाद ही ये सारी चीजें हुई हैं या जून में भी थी ऐसी स्थिति दिल्ली की? मेरा एक छोटा सा सवाल है। जून में जब आप ये जो गुजरा हुआ जून की बात कर रहे हैं? नहीं, मई जून की बात मैं कर रहा हूँ। लोग पार्लियामेंट के इलेक्शन के समय दिल्ली, ये सब समस्याएं तब दिल्ली में नहीं थी 6 महीने पहले, या थी? वो राष्ट्रीय मुद्दे थे। नहीं, आज हम दिल्ली का नहीं, मैं देखिए, मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, तब आप दिल्ली की जनता से जब वोट मांगने जा रहे थे, तब वो जनता तो दिल्ली में ही रहती थी ना, तो इन समस्याओं से वो तब भी जूझ रही थी जब आप पार्टी के लिए कन्विंसिंग कर रहे थे। राम कृपाल जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ। लेकिन जो चुनाव था वो लोकसभा का चुनाव था, राष्ट्रीय मुद्दे थे। आज दिल्ली का चुनाव है तो दिल्ली की बात की जा रही है। आज जिस तरीके से लोग तराई कर रहे हैं पानी के लिए, पॉल्यूशन में सांस लेने में बच्चों को दुश्वारियां हो रही हैं। और एक स्टडी ने तो यहाँ तक बताया है कि 10 से 12 साल दिल्ली के लोगों की उम्र कम हो रही है। तो मैं समझता हूं कि ये तमाम मुद्दे हैं जिनको हमने सुधारा था, क्योंकि 1998 में जब हमारी सरकार बनी थी
दिल्ली में अगर आईटीओ पे या किसी क्रॉसिंग पे आप जाते थे तो चेहरे पे ग्रीस होती थी और आपका रुमाल, सफेद रुमाल काट जाता था। उस समय हमने पूरा ट्रांसपोर्ट हीरा जो है वो सीएनजी पे कन्वर्ट किया। हमने फिर कमर्शियल व्हीकल्स कन्वर्ट किए, फिर जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट था वो सारा का सारा सीएनजी पे लेके आए। और बसेस जो दिल्ली में थी वो 6,500 बसेस थी, आज केवल 2500-2600 बसेस हैं और रोड पर आती हैं कुल 1500। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हारून यूसुफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। लेकिन दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी के एक बयान ने सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को कोट करते हुए उन्होंने एक बयान दिया है, उनके बयान को सुनिए। Do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. अब आपको सुनाते हैं आरएसएस प्रमुख ने कहा क्या था। अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं हुई, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई, लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। गीता भट्ट जी, क्या आरएसएस प्रमुख के बयान को गलत कोट किया गया? प्रत्युष जी, देखिए, सबसे पहले तो ये मैं आपको कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार से उन्होंने आज जो बयानबाजी करी है और ये कहा है कि भाई हम इंडियन स्टेट के भी खिलाफ हमारी लड़ाई है, तो ये जो उनका ये जो स्टेटमेंट है ये कोई राजद्रोह के स्टेटमेंट से कम नहीं है। ये बड़ा गंभीर उन्होंने एक तरह से बात कही है और इसमें बड़ी संजीदगी से हमें ये देखना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो उन पर हावी हैं, जो कि हमेशा आप आरएसएस या बीजेपी को तो वो कहते ही रहते हैं, आज नहीं, वो जब से 2014 से जब से मोदी सरकार आई है तब से उनको वो यही बात कह रहे हैं। कभी वो मुस्लिम ब्रदरहुड से विदेश में जाकर जो है संघ की तुलना करने लगते हैं, कभी कभी कोई बात कहने लगते हैं, परंतु विषय ये है कि बात ये सिर्फ जो ये विषय है ये मोहन भागवत जी ने ही नहीं कहा है, महात्मा गांधी जी ने भी इस विषय को कहा है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट अगर देखें तो वहां भी बार बार कई बड़े राजनेताओं ने इस बात को कहा कि हम जो है राजनीतिक तौर पर जो हमारी जो एक तरह से हम पराधीन हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो एक सांस्कृतिक पराधीनता है उससे भी हमें बाहर आने की आवश्यकता है। और ये विषय बार-बार कुशाग्र सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। कुशाग्र सक्सेना जी, ये इंडियन स्टेट को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है और इसको लेकर ये कह रहे हैं कि देखिए ये विचार है कांग्रेस के। इस इंडियन स्टेट का मतलब क्या है जो राहुल गांधी ने बयान में कोट किया है? देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से सारे देश की तरफ से मैं मोहन भागवत जी के बयान की कड़ी निंदा यहाँ पे प्रकट करना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये लोग आए दिन देश की आजादी का मजाक उड़ाते रहते हैं ना, क्योंकि इन विभाजनकारी ताकतों ने ना तो कभी आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान रहा, ना ये कभी आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। इनके पुरखों ने हमेशा से अंग्रेजों का साथ दिया, या भारत की राजनीति या भारत की आजादी के लिए जितने आंदोलन हुए या जितने भी हमारे कार्यक्रम चले, जिन शहीदों ने, जिन वीर सपूतों ने देश की आजादी के लिए जान दी, उसमें इनका कभी कोई रोल नहीं था। तो यहां से जो मोहन भागवत जी और ये भाजपा और आरएसएस की सोच जो हमेशा से दर्शाती है ना कि ये किस तरीके से पूरे देश का और उस पूरे आजादी के एक संघर्ष का मजाक उड़ाते हैं, वो एक बार फिर इन लोगों ने अपनी निम्न स्तरीय सोच से दर्शाया है। अब मैं आपके बात का जवाब देता हूं। इंडियन स्टेट्स की बात यहाँ इंडियन स्टेट्स की इसलिए आती है क्योंकि समूचा विपक्ष
और सारे भारत के हमारे जो राजनीतिक दल है और देश भी जिस तरीके से देख रहा है कि चुनाव के आसपास और दूसरी विपक्षी पार्टियों को जोड़ तोड़ करने के लिए जिस तरीके से ये लोग सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, जिस तरीके से हमने ईडी, आईटी, सीबीआई और अभी रिसेंटली अभी हमने देखा ईसीआई के खिलाफ भी कितनी शिकायतें ईसीआई के खुद अफसरों ने दर्ज करी है। कुछ ईसीआई के पुराने अफसर भी बोलते हैं कि चुनाव में पारदर्शिता आनी जरूरी है, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता आने की जरूरी है। और समस्त विपक्षी दल भी वक्त पे वक्त अपनी बात को यहाँ पे रखते आए हैं, मगर आज तक कभी भी हमें इन संस्थाओं से कभी कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर जवाब नहीं मिला है। शाजिया इल्मी, इंडियन स्टेट जिस शब्द को लेकर बीजेपी हमलावर है और बीजेपी कह रही है कि ये देखिए ये कांग्रेस की सोच है, भारतीय राज्य के खिलाफ खुले युद्ध की घोषणा कर दी गई है, ये बीजेपी का स्टेटमेंट है। और ये कह रहे हैं इंडियन स्टेट का मतलब उन संस्थाओं पर है जिन पर कब्जे की बात ये कर रही है। इंडियन स्टेट, भारत का राष्ट्र, हमारा संघ भारत, उसके बारे में जिस तरह से राहुल गांधी ने पहले यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है, उसको रिपब्लिक नहीं कहा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है। जिस तरह से उन्होंने लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग के हर एक नायक या खलनायक मैं तो कहूँगी उसका साथ खड़े होकर उन्होंने एक तरह से एक सॉलिडारिटी दिखाई है। और जिस तरह से भारत की बुराई विदेश में जा जाकर उन्होंने की है, जिस तरह से उन्होंने जर्मनी और यूके में जा जाकर बाकायदा गुहार लगाई है मदद की, जिस तरह से उनके मंत्रियों ने पाकिस्तान में जाकर हमारी जमहूरियत का मजाक उड़ाया है और मदद मांगी है, और ऐसा इंसान जो बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ मिलकर करार करता है जब उसका कोई लोकस नहीं था, कोई औचित्य नहीं था लीगल तौर पर, उस इंसान के बारे में आप क्या कहेंगे? और वो इंसान खुलेआम कह रहा है कि हमारी लड़ाई सिर्फ आरएसएस बीजेपी से नहीं है, इंडियन स्टेट से है। उसने इंडियन सरकार ने कहा, उसने इंडियन एजेंसीज नहीं कहा, उसने इंडियन स्टेट कहा है। तो या तो ये इंसान मतलब ये बहुत ही अहमकाना बयान है कि उनको ज़रा सी भी समझ नहीं है, अगर इतनी भी समझ नहीं है तो क्यों है वो जगह पे मालूम नहीं, और अगर जानबूझ के बोला है तो वो देशद्रोह का मामला है। और मुझे लगता है खुद उनको जेल में होना चाहिए, बजाय ये कि एक ये संचालक को, सरसंचालक कुशाग्र सक्सेना इस पर आपका काउंटर, उसके बाद प्रियंका जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी, मैं ये क्लियरली बोलना चाहूंगा, शाजिया इल्मी जी जिस तरीके से बात को घुमाने की कोशिश कर रही है ना, इंडियन स्टेट्स का मतलब है जिस तरीके से आरएसएस और भाजपा अपना कब्जा कर बैठकर इस देश के लोकतंत्र को, इस लोकतंत्र के ढांचे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, इंडियन स्टेट्स का वो मतलब है। इंडियन स्टेट, शाजिया जी पहले थोड़ा आप थोड़ा सा क्लियर होके रहिए, बात को घुमाइए मत। इंडियन स्टेट का मतलब सब क्लियर है भाई साहब, कौन क्लियर नहीं है, कौन क्लियर नहीं है वो सब जानते हैं भाई साहब, मुझे ना सिखाइए, मुझे ना सिखाइए। इंडियन स्टेट क्या है, भारत का संघ क्या है, भारत का गणतंत्र क्या है, मुझे ना सिखाइए भाई मेरे, भारत का गणतंत्र क्या है मुझे ना बताइए आप। प्रियंका जी गांधी जी को इंडियन स्टेट के साथ साथ जॉर्ज सोरोस की भी एंट्री हो गई है, बीजेपी से जॉर्ज सोरोस से जोड़ रही है। आम आदमी पार्टी क्या मान रही है इस बयान को? देखिए, ये दोनों पार्टियां जो हैं एक ही थाली की चट्टे बट्टे हैं दोनों। अभी राहुल गांधी जी का जो बयान है, वी आर फाइटिंग, दे आर फाइटिंग टू सेव द कांग्रेस, और कुछ फाइट नहीं हो रही। कोई देश के उनको मतलब ही नहीं है जनता के मुद्दों से। आज मोदी जी ने 87 रुपीज का नियरली डॉलर कर दिया, उस पर बात नहीं हो रही। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू खत्म हो गई है बिल्कुल नियरली, उस पर बात नहीं होगी। महंगाई जो देश में, बेरोजगारी जो देश में मोदी जी ने दी है उस पर ध्यान नहीं जाएगा। जो 15 लाख के जुमले करके चुनाव जीते उस पर नहीं जाएगा। जो कहा था कि काला धन देश में लेके आएंगे वो और बढ़ गया, किसका काला धन है वो, इस पे बात नहीं करेंगे। ये देश के मुद्दे हैं। कितने स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, 60,000 स्कूल तो पिछले एक साल में बंद कर दिए इन्होंने सरकारी, इस पे बात नहीं करेंगे। तो क्या कांग्रेस ने दिल्ली के असल मुद्दे से ध्यान भटका दिया, नैरेटिव चेंज कर दिया? मुझे बस ये लगता है कि इनको, मोहन भागवत को मुझे बस भाजपा के पास तो मुद्दे ही नहीं है सर। भाजपा तो मुद्दाहीन, चेहराहीन, उम्मीदवारहीन पार्टी है। रामकृपाल सर भी रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं विजय सर, अब ये देखिए, अब इस बयान को लेकर दोनों कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस मुद्दे को डिरेल कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि आरएसएस का बयान आना ये बीजेपी की एंट्री करवाई गई, बीजेपी ने वहां से सोरोस को भी घुसा दिया।
प्रत्युष जी, एक अरविंद जी का बहुत पुराना डायलॉग है जो मुझे याद आ रहा है कि सब मिले हुए हैं जी। वो कहा करते थे, अक्सर कहते हैं सब मिले हुए हैं जी। तो मुझे लग रहा है कि अभी तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कांग्रेस कहती है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तो शायद दोनों पार्टियों को ये नहीं पता कि उनका दुश्मन नंबर 1 कौन है। पहला दुश्मन किससे लड़ाई लड़ रहे हैं? वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं? दूसरी बात, इंडियन स्टेट इज ए इम्पॉर्टेंट इशू और एलओपी यदि लीडर ऑफ अपोजिशन यदि किसी शब्द, मैं नहीं समझता कि राहुल जी सीरियस नहीं है, सीरियस लीडर है, तो वो कोई बात कह रहे हैं तो उसको आप ऐसे हवा में नहीं उड़ा सकते। इंडियन स्टेट अगर वो कह रहे हैं तो क्या मैं ये मानूं कि वो उस इंडियन स्टेट का मतलब नहीं समझते? इंडियन स्टेट इज ए डिफरेंट थिंग। सरकार पर संस्थाओं का कब्जा, संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कब्जा, ये आरोप चल सकता है, ये एक सामान्य आरोप है। लेकिन इंडियन स्टेट एक अलग मसला है। फिर इंडियन स्टेट, फिर डीप स्टेट। अब आप डीप स्टेट को कहीं समुद्र में खुदाई के लिए समझने लग जाएं तो अलग बात है। तो ये बड़ा मुद्दा है और एलओपी के तौर पर हम ये उम्मीद करते हैं कि वो जब भी बात कर रहे हो उसको ठीक तरीके से करें। पॉलिटिकल लीडर्स तोड़ मरोड़ कर बात करते वो तो समझ में आती है। आरएसएस चीफ ने जो कहा उसमें उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता तो हमें मिल गई थी जी। वो ये नहीं कह रहे कि 22 जनवरी को स्वतंत्रता मिली है। आरएसएस प्रमुख ने कहा स्वतंत्रता, उन्होंने बकायदा कहा 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई थी, मिल गई। और उन्होंने कहा उस दिन भी, यदि उस लाइन को आगे देखें तो स्व जागने की बात है, तो स्व एक अलग चीज है, उसको आध्यात्मिक रेफरेंस से समझना। दिल्ली के चुनाव में आरएसएस, सोरोस, इंडियन स्टेट, इसकी एंट्री से किसको देखिए आज राहुल जी ने जो कहा है, देखिए भारत के बारे में हमेशा कहा जाता था इंडिया नेशन स्टेट, हमेशा होता भारतीय राष्ट्र राज्य, राष्ट्र नेशन स्टेट राज्य। कई बार क्या होता है कि इंडियन स्टेट जो प्रतीक होती है वो गवर्नमेंट जो है, सरकार है, उसको लेकर के होता है और नेशन हमेशा, इसलिए राष्ट्र राज्य कहा जाता है। लेकिन राहुल जी जो कह रहे थे, कतई उनको ये नहीं पता है कि इसको आम पब्लिक में इंडियन स्टेट अगर आप कहेंगे तो उसको वो भारत ही मानती है। और ये बड़ा खतरनाक बयान था जो विजय जी कह रहे हैं। नेता जो विपक्ष का है, इतने बड़े पद पर बैठा हुआ है, उसे अगर कोई चीज इस तरह कहनी इंडियन स्टेट तो उसको परिभाषित करना चाहिए। और संघ हो या बीजेपी हो, ये पार्टी हो सकती है, ये इंडियन स्टेट नहीं हो सकती हैं। माफ कीजिएगा, भारत में जो भी सरकार होगी वो पार्टी से ऊपर उठ करके होती है। की सरकार को पार्टी नहीं बना सकते। एक और मुद्दे पर मैं आना चाहता हूं, स्कूल को मिली धमकियों के मसले पर। दिल्ली पुलिस की इस पर जांच चल रही है। किसी एनजीओ के बारे में दिल्ली पुलिस ने बताया कि उसका हाथ है। अभी दिल्ली पुलिस ने किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, लेकिन बीजेपी ने सीधे आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा दिया। तो मतलब दिल्ली पुलिस से भी बीजेपी की अपनी जांच एजेंसी आगे, आपको पता चल गया। हमें जरूर दीजिएगा साजियल में देखिए, बाकायदा जिस इंसान का नाम आया है वो इस एनजीओ में शामिल है और इस एनजीओ का नाम संलिप्त है इस पूरे मामले में। और जिस तरह से लगातार फोन कॉल किए जा रहे थे जो ट्रेस किए गए हैं वो इस शख्स के सर्वर से किए गए हैं और बाकायदा नाम है और वो आम आदमी पार्टी से ही जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी ताकतें हैं हमारे देश में जो देश के अंदर बाहर ताकतों के साथ मिलकर देश का नुकसान कर रही हैं। आपने देखा नॉर्थ ईस्ट के दंगों में क्या हुआ, किस तरह से जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे एकाएक एक नई जगह पर आपने देखा विरोध प्रदर्शन, जहां पे सीए को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ ही नहीं था। आप देखिए जिस तरह से जो बातें हुई हैं और आप देखिए जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है एक कोई नई रिपोर्ट आ जाती है विदेश से। तो इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की एक प्रियंका कक्कड़ जी, मैं बीजेपी के बयान को कोट कर रहा हूं। प्रियंका कक्कड़ अपना राजनीतिक जमीन बचानी है। आप कनेक्शन बता रही हैं एनजीओ का, पर प्रियंका कक्कड़ जी आपने भी ये बयान सुना होगा। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि अगर नाबालिग ये सब कर रहे हैं तो ऐसे एनजीओ देश के बच्चों के दिमाग में किस तरह का जहर घोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी को इस पर सफाई देनी चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। प्रियंका कक्कड़ जी देखिए ऐसा है कि बच्चों की सेफ्टी के मामले में भी ये गाली गलौच वाली पार्टी राजनीति कर रही है। जो चीज पुलिस को नहीं पता, जो इन्वेस्टिगेशन में नहीं आई, वो भाजपा के नेताओं को पता है। ये पुलिस कमिश्नर भी बन गए। अब जो पक्का आया इन्वेस्टिगेशन में वो ये आया कि ध्रुव सक्सेना
जो भाजपा का नेता था उसके आईएसआई से लिंक थे। जो पक्का आया वो आया कि तालिब हुसैन उनका लिंक था आईएसआई से, वो भाजपा के नेता थे। ये पार्टी सबसे बड़ी देशद्रोही पार्टी है इंडियन हिस्ट्री में, सबसे बड़ी देशद्रोही पार्टी। इस पार्टी ने सिर्फ तोहमत लगाने का काम किया है, बच्चों के स्कूल पे राजनीति कर रहे हैं। आप बताएं पिछले 6 महीने में गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, आप तो मध्य बच्चों प्रदेश के में, राजस्थान में लगाते हैं। बीच में नहीं जब बोलना, मनीष सिसोदिया पकड़े जाते हैं, आप बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। चुपचाप सुनिए, आप चोर पार्टी हैं, चोर पार्टी सुनेगी। मैं उनकी आप सुन रही थी मध्य प्रदेश, आप सुन रही थी, मिर्ची तो आपको भी बहुत लग रही थी। यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे बॉम्ब थ्रेट्स आए हैं स्कूलों के, इसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। चाइना इंडिया में घुस गया, लद्दाख में 2 काउंटीज बना लेता है, इसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। इनसे ना बॉर्डर सिक्योरिटी हो रही है, ना इंटरनल सिक्योरिटी हो रही है। और सुनिए, और आपने एक और बॉम्ब थ्रेट्स आ रहे हैं पूरे देश इन्फ्लेशन दरअसल सबसे कम हुआ है। आपने वो बहुत बड़ा झूठ बोला था, मैं उसका पर्दाफाश करना चाह रही हूँ, मैं पढ़ना चाह रही हूँ जो रिपोर्ट है इन्फ्लेशन को लेकर। मैं बता दूं आपको, हालत कर दी मणिपुर की, सबको पता है। इन्फ्लेशन जो है स्लो हुआ है, 5.22% हुआ है बाकायदा, और उससे केस जो है रेट कट का मामला बेहतर हुआ है। तो आपने अभी भी जो झूठ बोला नहीं, ये बाकायदा लेटेस्ट आंकड़े, झूठ बोलने की तो आपकी महारत है भाई मैडम, झूठ तो आपका मुकाबला नहीं है, उसमें तो आप एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, नहीं एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। मामला यहाँ स्कूल की धमकियों से जुड़ा हुआ था, मामला स्कूल की धमकियों से जुड़ा हुआ था साजिया। अभी आप इन्फ्लेशन पर चली गई, महंगाई। तो मैं आपको करेक्ट करना चाह रही थी, जहां तक बात है स्कूलों की, क्या इनकी सोच है सब जानते हैं। और वो एनजीओ बाकायदा जिससे बच्चा जुड़ा हुआ है वो लगातार साजिया जी, साजिया जी, साजिया जी इन्होंने यही कहा कि अभी दिल्ली पुलिस ने अभी किसी का नाम ही नहीं लिया, और आप तो पूरी जांच वांच करके बैठ गई, नाम भी ले लिया। वो कह रहे हैं कि कमिश्नर बन गई है क्या दिल्ली पुलिस की बीजेपी? भाई आप तो इतने अंतर्यामी है कि आपको पता है कि आपको पकड़ा कब जा रहा है। आप तो इतने अंतर्यामी है कि आपको पता है भाजपा का सीएम कौन होगा। जब उसका नाम आ रहा है, पूरा लिंक है उस एनजीओ से, और इस एनजीओ के बारे में सब जानते हैं, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? मतलब आपको लगता है सिर्फ आप ही को हक है अंतर्यामी होने का। और दूसरी बात प्रियंका जी, आपने एक और झूठ बोला था, मैं आपको पढ़ के सुना दूं, और मैं चाहूंगी सारे दर्शक चेक करें। इन्फ्लेशन जो है बाकायदा इस क्वार्टर में सबसे कम हुआ है, 5.22 हुआ है। चलिए, तो आपने एक और समय इजाजत दे रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के भी जुड़े।